नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें विस्तार के साथ बताते और समझाते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की हम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को कनाडा से क्रोएशिया पहुंचे। 3 देशों की यात्रा में ये पीएम का अंतिम पड़ाव है यात्रा का। देखिए, राजधानी जग्रेब में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत मंत्र पढ़कर किया। भारतीय नृत्य वहां पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी यहां क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति जोरोन मिलानोविच से भी वो मुलाकात करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया की यात्रा है। यहां 17,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। आइए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत दिखाते हैं कि किस तरह से वेद मंत्रों से उनका स्वागत किया गया। देखिए सबसे पहले। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ तत्सयोरावृणीमहे गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। देखा आपने। आपको बता दें कि क्रोएशिया आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गेस्ट नेशन के तौर पर G7 समिट का भी भाग वहां पर लिया, हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण लीडर से मुलाकात भी की थी। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा के मायने क्या है, वो भी हम आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पहली भारत क्रोएशिया प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा। इससे पहले देश का कोई प्रधानमंत्री क्रोएशिया नहीं गया। यूरोपीय संघ EU का सदस्य है क्रोएशिया, और यह यात्रा भारत की यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। व्यापार, तकनीक, फार्मा, IT और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है। भारत और क्रोएशिया समुद्री और रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्रोएशिया एक समुद्री देश है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। ऐसे में यह दौरा कूटनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। खासकर योग, आयुर्वेद, भारतीय समुदाय के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शांति और विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग के नए अवसर यहाँ से खुलेंगे। लेकिन सबके बीच हम आपको क्रोएशिया की एक लड़की की बाइट भी सुनवाएंगे, मतलब उसका एक बयान भी सुनवाएंगे। ये बयान उन लोगों के लिए है जिन्हें हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी से प्रेम है। हिंदी से नफरत करने वालों के लिए ये किसी तमाचे से कम नहीं है। देखिए, क्रोएशिया की लड़की पीएम मोदी और हिंदी को लेकर क्या कह रही है। जी, मेरा नाम कार्ला है और हम सारी आ गए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को, और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। और जी, हम बस इंतज़ार कर रही है। अभी हम देखेंगे क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं। बहुत समय बीत गया अब तक। You like Hindi speaking? जी बहुत, अंग्रेजी से ज़्यादा। ये इंग्लिश भी ज़्यादा पसंद नहीं है, हिंदी तो। अब बात अगली खबर की। बात करेंगे ट्रंप और पीएम मोदी के फोन पर हुई बातचीत की, क्योंकि बातचीत सुर्खियों में है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस बयान दरअसल उन्होंने दिया, प्रेस ब्रीफिंग की, कहना गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो फोन पर बातचीत हुई उसको लेकर वो पूरी ब्रीफिंग थी। G7 समिट से ट्रंप के जल्दी लौटने की वजह से दोनों नेताओं की तय मुलाकात नहीं हो पाई थी।
इसके बाद ट्रंप के अनुरोध पर दोनों के बीच में 35 मिनट से ज़्यादा की औपचारिक फ़ोन पर बात हुई। ये फ़ोन कॉल कई मायनों में बेहद अहम थी, न सिर्फ बातचीत के मुद्दों की वजह से बल्कि इसके समय और उसमें दिए गए संदेशों की वजह से भी। विक्रम मिस्री ने साफ साफ बताया कि 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले के बाद ये पहली बार था जब पीएम मोदी और ट्रंप ने सीधे बात की। बातचीत में ट्रंप ने हमले में मारे गए लोगों के लिए संवेदनाएं जताईं, भारत के आतंकवाद के खिलाफ रुख का समर्थन किया। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप की बड़बोली और आत्ममुग्ध मीडिया टिप्पणियों से ऐसा लग रहा था जैसे भारत और अमेरिका के बीच में कई बार बात हो चुकी हो। ट्रंप ने बार बार दावा किया कि उन्होंने व्यापार का दबाव डाला, भारत को पाकिस्तान से बात करने और युद्ध विराम के लिए राजी किया। मिस्री के बयान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप का ये शांति स्थापित करने वाला दावा पूरी तरीके से झूठा और भ्रामक था। ये बयान ट्रंप की गलत बयानबाजी को खुलेआम बेनकाब करता है। एक बार फिर से आप भी विक्रम मिस्री का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने चीजें स्पष्ट कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ बता दिया कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान की किसी भी उकसावे की कार्रवाई का जवाब दिया है और आगे भी यूं ही देता रहेगा, वो भी बड़े पैमाने पर देगा। गोली का जवाब गोला, ये पाकिस्तान को याद रखना होगा। पीएम मोदी का ये बयान नए भारत की ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये वो भारत है जो किसी विदेशी ताकत के इशारे पर नहीं चलता है, बल्कि अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दुश्मन को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटता। ये बयान शांत लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पीएम मोदी ने ट्रंप को यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के बाद 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें फोन करके पाकिस्तान की ओर से एक बड़े हमले की चेतावनी दी थी। भारत ने वेंस को बहुत साफ शब्दों में बता दिया कि पाकिस्तान की किसी भी उकसावे की कार्रवाई का जवाब भारत जोरदार और बड़े तरीके से देगा। भारत ने ऐसा ही किया। पीएम मोदी ने ट्रंप को बताया कि पाकिस्तान के उकसावे की कार्रवाई के भारत ने सटीक सैन्य हमले किए जिन्होंने पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। उनकी हवाई अड्डों को हमने बेकार कर दिया। भारत ने पूर्ण हवाई वर्चस्व हासिल किया। इसके बाद पूरी तरह से टूट चुका पाकिस्तान भारत से युद्ध विराम की गुहार लगाने को मजबूर हुआ। यह भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक चतुराई का सबूत है।
पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ साफ याद दिलाया कि ना तो पाकिस्तान सैन्य नेतृत्व के साथ और ना ही अमेरिकी नेतृत्व के साथ में किसी भी बातचीत में व्यापार का जिक्र हुआ। उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत ने कभी भी अमेरिका के साथ मध्यस्थता की बात नहीं की, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय मुद्दों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत में इस मुद्दे पर पूरी राजनीतिक सहमति है। मोदी ने ट्रंप को बताया कि सैन्य कार्रवाई को रोकने की सारी बातचीत भारत और पाकिस्तान के स्थापित सैन्य चैनलों के माध्यम से हुई, जिसमें कोई तीसरा देश शामिल नहीं था और ना ही कोई व्यापार सौदा इसका हिस्सा था। मोदी ने भी दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और भारत अब किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई मानेगा। यह बयान भारत की स्पष्ट और अटल नीति को दर्शाता है। अब इस पर तमाम राजनेताओं और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आई है, देख लीजिए वो भी। देखिए, आज जो लंबी बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई, उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में G7 पर झूठ फैला रही थी, कास्ट सेंसस पर झूठ फैला रही थी, उसने भारत की सेना विरोधी कई सारे झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहना है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है, और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और देखिए, आपने खुद से बता दिया, जितनी भी बातें थी बिंदुवार, वो विदेश सचिव जी ने बता दी है। अब उसमें कोई ना तो भ्रम है और ना ही कोई संशय का प्रश्न है। भारत अब बदला हुआ भारत है, युवा भारत है, जो आतंकवाद के खिलाफ अब समझौते के मूड में नहीं है। आतंकवाद के समाप्ति तक जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। इस बात की इससे ज्यादा स्पष्ट चर्चा विश्व पटल पर कहीं और नहीं हो सकती। और अब आपको यह भी बता दें कि साहसिक और रणनीतिक कदम उठाते हुए पीएम मोदी ने ट्रंप के अमेरिका में स्टॉप ओवर मीटिंग के न्योते को विनम्रता के साथ ठुकराया भी। ट्रंप ने मोदी को कनाडा से भारत लौटते वक्त अमेरिका में रुककर मुलाकात करने का न्योता दिया था, लेकिन मोदी ने कहा कि उनके पास पहले से कई तय कार्यक्रम हैं और जिम्मेदारियां हैं, इसलिए स्टॉप ओवर संभव नहीं होगा। यह विनम्र इनकार एक ताकतवर संदेश भी देता है। बिना कुछ कहे मोदी ने अमेरिका को बता दिया कि भारत अब कोई छोटा देश नहीं है, इसके नेता बड़े देशों के बुलावे पर दौड़ पड़ते हों। यह इनकार भारत की प्राथमिकताओं और आज की दुनिया में उसकी ताकत और आत्मसम्मान को दिखाता है। ये कदम भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत का प्रतीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप ने मोदी को फंसाने की कोशिश की? ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे की असल वजह है असीम मुनीर का अमेरिका में मौजूद होना। अभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिका में हैं। वो 15 जून से लेकर 5 दिन के दौरे पर हैं और ट्रंप से मुलाकात की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का मोदी को स्टॉप ओवर के लिए बुलाना शायद इस कोशिश का हिस्सा था कि वो मोदी और मुनीर को एक साथ एक कमरे में या एक मेज़ पर लाकर अपनी शांति स्थापक वाली छवि को और चमका लें, क्योंकि ट्रंप पहले भी फर्जी दावे कर चुके हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध रोका है। उनकी बयानबाजी, आत्मप्रचार को देखते हुए ये सोचना गलत नहीं होगा कि वो मोदी और मुनीर की तस्वीरों का इस्तेमाल करके अपनी शांति स्थापक दावे को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करते। लेकिन मोदी ने स्टॉप ओवर ठुकराकर ट्रंप की इस PR वाली चाल को पूरी तरीके से कर दिया नाकाम। मुनीर को भी बता दिया कि भारत उनकी तरह के नेताओं के साथ बेकार की नौटंकी में वक्त नहीं गंवाएगा। ये कदम ट्रंप और मुनीर दोनों को भारत की चतुराई और दृढ़ता का आईना दिखाता है। पीएम मोदी की इस फोन बातचीत ने चुपके से एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के नेताओं को एक साथ बुलाने का मौका न देकर मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान को एक जैसा नहीं माना जा सकता। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक मजबूत और आधुनिक सेना और एक स्थिर लोकतांत्रिक सरकार वाला भारत एक टूटे फूटे, आतंक से ग्रसित, अस्थिर और गरीबी में डूबे पाकिस्तान के साथ इसको नहीं जोड़कर देखा जा सकता। ये संदेश न सिर्फ अमेरिकी बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। मोदी ने बिना शब्दों के बता दिया है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर ही खड़ा होता है।
मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर खड़ा है और जंग अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने खुला ऐलान किया कि जंग शुरू होती है। अब आतंकी इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा और इस ऐलान के साथ ही ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। एक तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान धीरे धीरे उस खेमे में सरकता नजर आ रहा है जो खुद को इस्लामी दुनिया का नेता कहता है। आज हकीकत की दुनिया के सामने है। कहने को पाकिस्तान ईरान का दोस्त है, पर जब ईरान इजराइल से लड़ रहा है तब पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइवेट लंच कर रहा है। ना कोई प्रेस, ना कोई फोटो, ना कोई आधिकारिक बयान, बस बंद दरवाजों के पीछे डॉलर और डील की सौदेबाजी। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने ये मीटिंग पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ खड़ा करने के लिए रखी है? क्या अफगानिस्तान की तरह अब ईरान के खिलाफ भी बढ़ेंगे आगे। मिडिल ईस्ट धधक रहा है और अब जंग का ऐलान हो चुका है। यह जंग सिर्फ बमों की नहीं, मिसाइलों की नहीं, हथियारों की नहीं, यह जंग है दोहरे चेहरे वालों की पोल खोलने की। और आज सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जब पूरी दुनिया दो खेमों में बट चुकी है, पाकिस्तान किस ओर खड़ा है। एक तरफ ईरान जिसने खुलकर ऐलान कर दिया है कि आतंकी इजराइल को अब बख्शा नहीं जाएगा और ऐलान के कुछ ही घंटों में इजराइल पर 25 मिसाइलें बरसा दी गई। इस वक्त ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही पाकिस्तान जो खुद को इस्लामी दुनिया का रहनुमा बताता है और आज व्हाइट हाउस की दहलीज पर सजदा कर रहा है। जी हां, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बंद कमरे में लंच कर रहा है। ना मीडिया को इजाजत, ना कैमरों को बुलावा और अंदर चल रही है डील। डील डॉलर की, डील हथियारों की, डील धोखे की। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका से क्या मांग रहा है, सवाल यह भी है कि वो ईरान को क्या बेच रहा है। समझिए इसको। क्या पाकिस्तान की इबादत अब वॉशिंगटन की चौखट पर होती है क्या? क्या कुरान की जगह डॉलर ने ले ली है क्या? क्या मजहब सिर्फ भाषणों की दुकान है क्या? और असली धर्म क्या अब सौदेबाजी है? आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का वो चेहरा जिसे वो नकाब के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है, वो चेहरा जो दुनिया को उम्मत का भाई कहता है, लेकिन जब दोस्ती की कसौटी आई तो पीठ में छुरा घोंपने से भी पीछे नहीं हटा। तो आज सवाल पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान ने मजहब को डॉलर में बेचा है? अब इस पर एक रिपोर्ट जो हमने तैयार की है विशेष तौर पर, वो रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर खड़ा है और जंग अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने खुला ऐलान किया कि जंग शुरू होती है। अब आतंकी इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा और इस ऐलान के साथ ही ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। एक तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान धीरे धीरे उस खेमे में सरकता नजर आ रहा है जो खुद को इस्लामी दुनिया का नेता कहता है। आज हकीकत की दुनिया के सामने है। कहने को पाकिस्तान ईरान का दोस्त है, पर जब ईरान इजराइल से लड़ रहा है तब पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइवेट लंच कर रहा है। ना कोई प्रेस, ना कोई फोटो, ना कोई आधिकारिक बयान, बस बंद दरवाजों के पीछे डॉलर और डील की सौदेबाजी। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने ये मीटिंग पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ खड़ा करने के लिए रखी है? क्या अफगानिस्तान की तरह अब ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान मजहब के साथ है या फिर डॉलर के साथ? जहां दुनिया मान रही है कि ईरान इजराइल जंग अभी भी वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है, वहीं भिखारी पाकिस्तान अब कुर्सी और करेंसी की सेटिंग में जुटा है। ईरान चेतावनी दे चुका है कि अगर अमेरिका बीच में आया तो ये टकराव नहीं, ये पूर्ण युद्ध होगा। पर पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस्लामी भाईचारा सिर्फ भाषणों में है। हकीकत में पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिकी डॉलर और सैन्य समर्थन चाहिए था। ट्रंप और आसिम की मुलाकात में सबसे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की हुई है। ना बुलावा, ना बयान,
आर्मी चीफ को बुलाकर अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान में सरकार कोई और नहीं बल्कि सेना ही चलाती है। तो क्या यह तय है कि पाकिस्तान सिर्फ एक प्यादा है जिसे कभी अफगानिस्तान में आगे किया जाता है और अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है? क्या मजहब सिर्फ दिखावे के लिए है और हकीकत में पाकिस्तान अब ईरान की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है? आज दुनिया पूछ रही है कि पाकिस्तान के लिए मजहब बड़ा है या डॉलर? क्या पाकिस्तान ईरान के दुश्मनों से गहलबैयां कर रहा है और अपने ही इस्लामी पड़ोसी देश को धोखा दे रहा है? ट्रंप और मुनीर की मुलाकात से ही हकीकत सामने है। पाकिस्तान का असली मजहब सिर्फ और सिर्फ डॉलर है। उसकी नमाज अब वॉशिंगटन में पढ़ी जा रही है, मजहब बेचकर, ईमान गिरवी रखकर और आत्मसम्मान की चिता जलाकर। यह है पाकिस्तान की असल तस्वीर, जहां कुरान की जगह अब डॉलर रखा जा चुका है और मजहब की जगह सौदा बैठ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बढ़ेंगे आगे, अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। देखिए, ईरान इजराइल युद्ध में चीन की चुप्पी पर, अमेरिका की धमकी पर और पाकिस्तान को मिली धमकी और ईरान के किसी हाल पर सरेंडर नहीं करने की जिद पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की धमकी कल ही दे दी थी और कहा कि यदि ईरान ऐसा नहीं करता है तो यह लड़ाई ईरान के प्रमुख आयतुल्लाह खैमेनी की मौत होने तक चलता रहेगा। अमेरिका और भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए पहले ही कह दिया है, तो चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने के लिए कहा है। 90 लाख की आबादी वाले इजराइल ने करीब करीब 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान को नाको चने चबवा दिया है। ईरान के हवाई क्षेत्र पर इजराइल का करीब करीब कब्जा हो चुका है। इजराइल के हमले में ईरान के पुराने लड़ाकू विमान ध्वस्त हो चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम S-300 को इजराइल पहले ही ध्वस्त कर चुका है। ईरान चाहे बातें कितनी ही बड़ी बड़ी करे, लेकिन उसकी हालत किसी से छिपी नहीं है। ये लड़ाई जिसमें इजराइल का पलड़ा भारी नहीं बल्कि बहुत भारी दिख रहा है, फिर भी लड़ाई तत्काल खत्म होती नहीं दिख रही है। ईरान के शासक और धार्मिक नेता आयातुल्लाह खैमेनी अंडरग्राउंड है और अमेरिका की धमकी के आगे नहीं झुकने की बात कर इजराइल पर अपने हमले तेज और खतरनाक करने की बात कह रहा है। मध्य एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 8 स्थायी तो 11 अस्थायी ठिकाने सहित कुल 19 ठिकाने हैं, जहां से वो ईरान पर नज़र बनाए हुए हैं। इन अमेरिकी ठिकानों पर अमेरिका की सेना के साथ साथ गाइडेड मिसाइल, टैंक और एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जो एक इशारे पर ईरान पर कहर बनकर टूट सकते हैं। कुवैत, कतर, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, जॉर्डन, इराक और मिस्र अमेरिका के स्थायी ठिकाने हैं, जहां से अमेरिका ईरान पर सालों से नज़र रख रहा है। इजराइल के हमले के बाद ईरान की हालत पस्त है और अभी उसे बाहरी मदद की सख्त दरकार है, लेकिन जो मदद करने वाले हाथ हैं वो ईरान से दूरी बनाए हुए हैं। इस्लाम के नाम पाकिस्तान ईरान के साथ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने ना तो कुछ किया है, ना ही वो इस हालत में है कि वो मदद कर सके। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी के सेना प्रमुख जनरल मुनीर की बंद कमरे में हुई बात के बाद पाकिस्तान शायद ही ईरान के समर्थन में कोई बयान जारी कर पाए। चीन मदद करने में सक्षम तो है, लेकिन अपनी अंदरूनी उथल पुथल के कारण वो अपने आप को अलग किए हुए है। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। पर सरकार बने और शी जिनपिंग को हटा दिया जाए। मीडिया में कई और अन्य तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हम उनसे कोई इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन ईरान इजराइल युद्ध में जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 जैसी महत्वपूर्ण बैठक को छोड़कर अमेरिका वापस चले जाते हैं और ईरान को बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी देते हैं, तो वहीं अपने आप को विश्व की ताकतवर शक्ति बनाने वाला चीन अब भी शांत क्यों है, ये बड़ा सवाल है। जहां ईरान इजराइल से पिछले 5 दिनों से भीषण युद्ध में जूझ रहा है, तो वहीं उसके सुप्रीम नेता अली खामनेई गायब हैं, यानी वो कहीं सुरक्षित जगह पर छिप गए हैं। आज तो ईरान ने इजराइल से खुले युद्ध की धमकी दे दी। इजराइल से युद्ध में ईरान तबाह हो रहा है। ईरानी लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। ईरान के हथियार और गोला बारूद के साथ इजराइल उसके सैनिकों को भी खत्म कर रहा है, जिससे ईरान हताश और डर के साए में जी रहा है। इसका नेता ही मैदान छोड़कर कहीं छिप जाए तो वो देश कितने दिन ही युद्ध लड़ सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं इजराइल ने यहाँ तक कह दिया कि खामनेई की मौत ही इस युद्ध का अंतिम लक्ष्य है और खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन वाला होगा और तभी ईरान में शांति आएगी।
ईरान और इजराइल युद्ध के बीच एक लड़की के श्राप की चर्चा भी अब विदेशी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक होने लगी है। दरअसल लोग ऐसा बता रहे हैं। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने बुधवार को अपने एक मैसेज में कहा कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी और कहा कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, मतलब अमेरिका को धमकी। खामेनेई का ये मैसेज ईरान की नेशनल टीवी पर एक न्यूज़ रीडर ने पढ़ा। खामेनेई ने कहा कि जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उनको पता है कि ईरानी किसी की धमकियां नहीं सुनता। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी सजा मिलेगी। ईरान थोपी गई शांति या युद्ध को नहीं मानता, न मानेगा। इससे पहले खामेनेई ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जंग शुरू होते ही हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी। ट्रंप ने मंगलवार को खामेनेई से सरेंडर करने की मांग की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा था अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब बिना शर्त के सरेंडर करो। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है, हम जानते हैं कि उनका सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, लेकिन हम उसे अभी मारेंगे नहीं। ईरान ने मंगलवार को नागरिकों को अपने स्मार्टफोन से व्हाट्सएप हटाने का आदेश दिया था। सरकार का आरोप है कि मैसेजिंग ऐप के जरिए ईरानी लोगों की जानकारी इजराइल भेजी जा रही है। हालांकि व्हाट्सएप ने एक बयान में इन दावों को खारिज किया और कहा कि व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि सर्विस प्रोवाइडर यूजर के मैसेज नहीं पढ़ सकता। ईरान और इजराइल के बीच 13 जून से संघर्ष जारी है। वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 585 हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त क्रोएशिया में हैं, संबोधित कर रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। फ्रेंड्स, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध आपसी स्नेह और सद्भाव का मूल है। इवान फिलिप वेजिन ने 18वीं शताब्दी में पहली बार यूरोप में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। 50 वर्षों से जागरेब यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी विभाग सक्रिय है। आज हमने अपने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों को और बल देने का निश्चय किया है। जागरेब यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर के एमओयू की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई है। आने वाले 5 वर्षों के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार किया गया है। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूर्ण किया जाएगा। क्रोएशियाई कंपनियां भारत की आईटी मैन पावर का लाभ उठा सकेंगी। हमने दोनों देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। यहां पर योग की लोकप्रियता को मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह क्रोएशिया के लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे। फ्रेंड्स, हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। फ्रेंड, आज यहां बांसकी द्वारी में होना मेरे लिए एक विशेष पल है, जहां साक्सिनेस्की ने क्रोएशियन भाषा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। मुझे हिंदी में अपनी बात रखने में एक गर्व और सुकून का अनुभव हो रहा है। उन्होंने सही कहा था, भाषा एक पुल है और आज हम उसे मजबूती दे रहे हैं। एक बार फिर क्रोएशिया में हमारी आवाभगत के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी मैं यह भी आशा करता हूं कि आप हमें भारत में जल्द से जल्द स्वागत करने का अवसर प्रदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Zahvaljujemo premijeru Modiju, premijeru Plenkoviću na njihovim obraćanjima i ovime. प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, वो क्रोएशिया में मौजूद हैं क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के साथ। और आपने सुना हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन। चार देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी, उनका ये अंतिम पड़ाव क्रोएशिया का। और क्रोएशिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश, जहां पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। और उन्होंने जिस प्रकार से संबोधित किया, उन्होंने आतंकवाद को लेकर जिस प्रकार से क्रोएशिया ने भारत का साथ दिया आतंकवाद के खिलाफ, उसकी भी बात उन्होंने की। उन्होंने प्रधानमंत्री जो क्रोएशिया के हैं उनको भी कहा कि आप भी भारत आइए, हमको मौका दीजिए स्वागत का। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, संबोधन से पहले की तस्वीरें हैं, जब वेलकम हुआ। कनाडा से सीधा ऑल द वे क्रोएशिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका वेलकम किस प्रकार से हुआ वो आपने देखा। और रेड कारपेट वेलकम, इससे पहले वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ उनका वेलकम भी होता देखा गया। बढ़ेंगे आगे। देश की जनता को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बड़ी सौगात देते दिखाई दी। आज टोल टैक्स को लेकर गडकरी ने बड़ा ऐलान किया, जिससे प्रत्येक टोल टैक्स देने वाले लोगों को प्रतिमाह 7,000 की बचत होने जा रही है। यानी साफ कह सकते हैं कि 100, 80 और 50 रुपए जहां जहां प्रत्येक टोल पर लगता था, वहां महज अब आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। एक रिपोर्ट आपको हम इसी पर दिखाएंगे ताकि आप समझ पाए कि यह नया टोल सिस्टम क्या है, जिससे बहुत बड़ी राहत लोगों को मिली। देश की जनता को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक बड़ी सौगात दी है। टोल टैक्स को लेकर गडकरी जी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे हर महीने औसतन 7,000 रुपए तक की बचत होगी। यानी अब प्रत्येक टोल पर 100 रुपए, 80 रुपए या 50 रुपए की बजाय सिर्फ 15 रुपए देने होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो टोल टैक्स आधे से भी कम कर दिया गया है। ये ऐलान देश भर में करोड़ों वाहन चालकों को राहत देने वाला है। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपए पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो ये केवल 15 रुपए हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपए भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपए में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपए की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और निश्चित रूप से ये जनता को इस स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है,
क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। देश की जनता लंबे समय से टोल टैक्स के भारी बोझ से परेशान थी। इसी को देखते हुए गडकरी ने जनहित में यह बड़ा फैसला लिया है। अब मात्र 3000 में पूरे साल के लिए फास्ट टैग पास मिलेगा, यानी साल भर अनलिमिटेड टोल एक्सेस। और जो लोग कम यात्रा करते हैं उनके लिए भी 3000 में 200 टोल फ्री ट्रांजैक्शन की स्कीम लाई जा रही है। ये योजना 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू होगी। गडकरी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं। मोदी सरकार के 11 वर्ष में देश भर में जो सड़क क्रांति हुई है उसका श्रेय गडकरी के नेतृत्व को जाता है। चाहे गांव हो या शहर, आज देश का हर कोना सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जनता इस फैसले का खुले दिल से स्वागत कर रही है और खुशी मना रही है। जो कहा वो किया, यही पहचान है नितिन गडकरी की। कौन सा काम कब, कैसे और कितनी रफ्तार से करना है, गडकरी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब से उन्होंने सड़क और परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, देश हर दिन तरक्की की नई पटरी पर दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS ले जाने वाला एक्सियोम 4 मिशन एक बार फिर से स्थगित हो गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि मिशन की लॉन्चिंग अब 22 जून 2025 से पहले नहीं होगी। उन्होंने इस देरी में सुरक्षा पहलुओं को महत्वपूर्ण कारक बताया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। पोस्ट किया, कहा कि मॉड्यूल फिटनेस, चालक दल के स्वास्थ्य और मौसम जैसे प्रमुख मापदंडों का आकलन करने के बाद एक्सियोम स्पेस ने संकेत दिया है कि 22 जून 2025 एक्सियोम 4 मिशन की अगली संभावित लॉन्चिंग तिथि हो सकती है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को ISS ले जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आगे के अपडेट समय पर साझा कर दिए जाएंगे। इससे पहले मिशन की लॉन्च तिथि 19 जून 2025 तय की गई थी, जो अब स्पेसएक्स ने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट में तरल ऑक्सीजन यानी LOX रिसाव की समस्या को ठीक करने की पुष्टि की है। हालांकि नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेसएक्स ने ISS के स्वेज़दा मॉड्यूल में मरम्मत कार्य और अन्य तकनीकी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय लेने का निर्णय लिया है। एक्सियोम 4 मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह मिशन 1984 में राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक और मील का पत्थर होगा। शुभांशु 14 दिनों तक ISS पर रहेंगे और 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग भी वहां पर वो करेंगे, जिनमें इसरो के 7 प्रयोग शामिल हैं, जैसे माइक्रो ग्रेविटी में मूंग और मेथी के अंकुरण का अध्ययन। एक्सियोम 4 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 2027 का गगनयान मिशन, 2035 का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजनाओं का हिस्सा है। शुभांशु शुक्ला, जो गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए हैं, इस मिशन से प्राप्त अनुभव का उपयोग भविष्य के अभियानों में करेंगे। अब देश अब 22 जून को इस ऐतिहासिक मिशन की सफल लॉन्चिंग का इंतजार कर रहा है। भारत की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक मंच पर यह प्रदर्शित करेगा। दिक्कत यह है कि खबर इसी की बनेगी, इसलिए वो भी अच्छी बात है एक्सियोम की नहीं। अभी क्या हुआ है कि आज सुबह हमें वहाँ से हमारे वहाँ जो साथी हैं उन्होंने ये सूचना दी, क्योंकि उनकी बैठकें चल रही थी 2-4 दिन से। तो जैसे पहले आपके साथ सूचना साझा की थी कि 19 तारीख की तिथि तय की गई थी भारतीय समय के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, कोई लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे 19 तारीख को। लेकिन अभी उस औपचारिक घोषणा से पहले उनकी फिर से विस्तृत बैठक हुई, जिसमें मॉड्यूल टेस्टिंग, क्रू हेल्थ, वेदर, वो सारी समीक्षा की गई। और चूँकि समय का अंतर है, तो जहाँ वो सुबह सुबह उनका जब दिन ढल गया, तो वहाँ से उन्होंने फिर सूचना दी कि 22 तारीख तक इंतज़ार करना होगा। अब उसमें कुछ और फेरबदल हो तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक तो नहीं रहता, लेकिन नॉट बिफोर 22 जून
इस प्रकार का, क्योंकि इसमें सेफ्टी का एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत। चलिए इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।